सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल आप लोगों के पास समय भी बहुत मिल रहा है पढ़ने का, क्योंकि स्कूल भी नहीं आना है। ओके, तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ेंगे। तो आइए, समास क्या है, इसकी परिभाषा और भेद क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। समास का मतलब होता है बच्चों संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब संक्षेप में किसी चीज को लिखना या समझाना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की जब रचना करते हैं तो यह जो नया शब्द बना ना, इसी को हम समास कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए समास की परिभाषा लिखिए, समास की परिभाषा क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए एक नए एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। या अगर आपको और संक्षेप में लिखना है तो आप लिखिए, संक्षेप में परिभाषा लिख सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं, शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे समास के भेद। ठीक है, समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे समास के 6 भेद हैं। ठीक है, अब जानिए तत्पुरुष समास के अंदर भी 6 भेद होते हैं। पहले हम जान लें कि तत्पुरुष समास है क्या। ठीक है, तत्पुरुष समास को समझिए। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में आने वाले पद परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति। अब देशभक्ति एक शब्द है और ये हो गया समस्त पद, एक पूरा ये हो गया शब्द। अब इसमें आ रहा है देश के लिए भक्ति। तो अब हमने जब इसका विग्रह किया समस्त पद का, तो देश के लिए भक्ति, ये जो के लिए है ना बेटा, यही है परसर्ग। ठीक है, इसे विभक्ति भी कहते हैं। तत्पुरुष समास में परसर्ग जो है, या समास का परसर्ग जो होता है विभक्ति, वो क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। को होता है, से, द्वारा, के लिए, से, अलग, का, की, के, में, पर, ये सारे हमारे परसर्ग हैं। जब भी हम किसी वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं या शब्द को दूसरे शब्द से, तो हम इन परसर्ग की मदद लेते हैं ना, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब जानिए तत्पुरुष समास के अंदर भी इनकी विभक्तियों के लोप होने के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। कर्म तत्पुरुष समास में क्या आता है? को का लोप होता है। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समझो, जैसे सर्व प्रिय, ये हो गया समस्त, एक पूरा समस्त पद है और इसमें क्या हुआ? सर्व को प्रिय। तो जब सर्व को प्रिय हम बोलते हैं तो ये को है ना, यही हमारी विभक्ति है, यानी सर्व और प्रिय को जोड़ रही है। ठीक है, एक और समझ लो, शिखर चुंबी। शिखर चुंबी, शिखर को चूमने वाला, ये जो को है ना, यही परसर्ग है। अब समझ में आ गया कर्म समास। अब आया दूसरा करण। करण में क्या होता है? से या के द्वारा। अगर इन दोनों परसर्ग का लोप हो तो ये क्या है? करण तत्पुरुष समास है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहाँ लिखा है रेखांकित। रेखांकित ये समस्त पद है। रेखा से अंकित,
तो ये जो से बीच में आ रहा है ना, ये से ही क्या है, परसर्ग है। इसी का लोप जब हो जाता है तो वो कहलाता है करण तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान। संप्रदान में के लिए का लोप होता है। जैसे हवन सामग्री, ये एक समस्त पद है और जब इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, हवन के लिए सामग्री। तो ये जो के लिए आया ना, ये के लिए ही इन दोनों हवन और सामग्री के बीच के शब्दों को जोड़ रहा है ना, इसका प्रयोग किया हमने, ये परसर्ग है। अब क्लियर हो रहा है। एक और हम लोग इसको लेते हैं प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला, तो ये के लिए क्या है, परसर्ग है। ठीक है, और समझना है इसे। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा जहाँ होती है उसके लिए भवन, तो ये के लिए क्या है, ये विभक्ति है। ठीक है, इसी का जब लोप हो जाता है तो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम इसको जल्दी जल्दी समझते हैं। अपादान तत्पुरुष समास, उसमें से का लोप होता है। जैसे जन्मांध, रोग मुक्त, तो जन्म से अंधा, तो ये जन्म और अंधा दोनों शब्द को से ने जोड़ा, तो ये से क्या है, ये परसर्ग है। जब इसका लोप हो जाता है तो शब्द कैसे बनता है, जन्मांध, रोग मुक्त, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो रोग से मुक्त, यानी से का हम प्रयोग करते हैं, विभक्ति का। ठीक है, अब आया संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में क्या आता है, विभक्ति, का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, ये समस्त पद है। अगर हमें सिंपल समस्त पद लिखना है तो हम गंगा जल लिखेंगे, लेकिन जब हमें दोनों में संबंध बताना है तो संबंध तत्पुरुष समास में गंगा का जल, तो ये जो गंगा का जल है ना, ये का जो जोड़ रहा है दोनों शब्द को विभक्ति के द्वारा, ये परसर्ग के द्वारा, यही हमारा, इसी का जब लोप हो जाता है तो केवल क्या कहलाता है, गंगा जल। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। ठीक है, समयानुसार, समय के अनुसार, तो का के आ गया, और बैल की गाड़ी में की परसर्ग का लोप हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में होता है या पर का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, अब घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये पर क्या है, परसर्ग है, विभक्ति है। ठीक है, अब आया कार्य कुशल। कार्य में कुशल, यानी कोई अपने कार्य में कुशल है तो कार्य में कुशल, तो ये में क्या है, ये विभक्ति है। इसका जब लोप हो जाता है तो समस्त पद क्या कहलाता है, कार्य कुशल। घुड़सवार, नगरवास, आप बीती, और यहाँ जब हम विग्रह करते हैं तो आप पर बीती। ठीक है ना, इन सब परसर्गों का जब लोप हो जाता है तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पद में पूर्व पद संख्यावाची और समूह या समाहार का बोध कराए, वो द्विगु समास होता है। मतलब ये हमें संख्या बताता है, किसी शब्द में संख्या। जैसे देखो यहाँ एक शब्द है चौराहा। अब ये चौराहा यानी चार, चौ माने चार और राहा मतलब राह, चार राहों का समाहार। समझ में आ रहा है, जहाँ चार रास्ता, तो ये चार क्या है, संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द्विगु समास। नौ रत्न, इसका समस्त पद नौ रत्न है, नौ रत्नों का समूह, ये नौ क्या है, संख्या है। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। सप्तर्षि यानी सात ऋषि इकट्ठे हैं, तो इनका जब समूह हुआ तो सात ऋषियों का समूह। ऐसे जब शब्द आते हैं तो ये क्या कहलाता है, द्विगु समास। इसमें पूर्व पद जो है, पहला पद जो है वो संख्या का ज्ञान कराता है। जैसे देखो यहाँ त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी तीन वेणियों का समूह, तो ये त्रिवेणी, ये इससे त्रि का मतलब ही हमें समझ में आ गया कि ये हमें संख्या बता रहा है। तो जैसे ही हमें पहला पद संख्या के बारे में बताए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो द्विगु समास है। कर्मधारय समास अब समझेंगे। तीसरा क्या था, कर्मधारय समास। इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष का संबंध होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष, यानी नील कमल। अब ये नील कमल क्या है, नीला कमल, ये नील कमल क्या है,
ये हो गया नील कमल, हो गया विशेषण, है ना, कमल की विशेषता। और नीला कमल ये विशेष है, किसके लिए कहा जा रहा है? कमल के बारे में कहा जा रहा है। कमल कैसा है? नीला है। महावीर, महावीर क्या है? विशेषण है। और महान है जो वीर, ये विशेष्य है। वीर कौन है? महान है। महान जो है वो वीर है। अब समझ में आ रहा है? लाल किला, लाल किला ये क्या है? और लाल है जो किला, लाल किला क्या है? विशेष्य है। और इसकी विशेषता क्या है? लाल है जो किला। यानी दोनों पदों के बीच उसकी विशेषता भी पता चल रही है और उसका विषय भी पता चल रहा है। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, ये चंद्रमुख क्या है? विशेषण है। और चंद्रमा के समान मुख ये विशेष किसके बारे में कहा जा रहा है? मुख को बताया जा रहा है, चंद्रमा के बारे में। ठीक है, तो इसमें विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है और विशेष तो है ही। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होता है? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आजीवन, अब आजीवन का अर्थ क्या है? जीवन भर। ठीक है, तो ऐसे समास को हम अव्ययी भाव कहते हैं। अब आइए द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। उन्हें मिलाने वाले शब्दों का जब लोप होता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यानी हम किसी परसर्ग की यहाँ मदद नहीं लेते हैं। पाप पुण्य, पाप अपनी जगह में इम्पोर्टेंस रख रहा है, पुण्य भी एक पूरा शब्द है, तो ये पुण्य भी अपने आप में है। यानी पाप और पुण्य, यानी दोनों शब्द जो है ये प्रधान है। माता पिता, माँ का भी इम्पोर्टेंस है और पिता का भी इम्पोर्टेंस है अपनी अपनी जगह पर। तो माता पिता, समझ में आ रहा है? दोनों पद प्रधान है क्योंकि उस शब्द को पूरा करता है। लाभ हानि, जन्म मरण, ऊंच नीच, रुपया पैसा, ये सारे शब्द जो हैं ये आ जाते हैं द्वंद्व समास में, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। अब आ रहा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को और अच्छे से समझो। जिस समास के दोनों पद में कोई भी पद प्रधान ना हो। अब देखो बहुब्रीहि समास में क्या है? अब तक आप जान रहे थे जिसमें पहला पद प्रधान हो, किसी में दूसरा पद प्रधान हो रहा था, किसी में दोनों प्रधान हो रहा था। लेकिन बहुब्रीहि में क्या है कि दोनों पद में कोई पद प्रधान ना हो। दोनों पद यानी दोनों शब्द आपने लिखा और दोनों की प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी है? उनका एक सांकेतिक अर्थ प्रधान हो जाता है, उसे हम बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा गिरिधर, यानी गिरी को धारण करने वाला। कौन थे? श्री कृष्ण थे ना। अपनी चौथी उंगली में, छोटी उंगली में उन्होंने किसको धारण कर लिया था ना? पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को। तो पता है वो धारण करने वाला कौन था? यानी अर्थ की प्रधानता होती है। दशानन, दशानन कहते हैं रावण को। दशानन, नन 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी जिसका सिर 10 हो, वो कौन है? रावण है। तो यहाँ बता रहा है कि शब्द की प्रधानता नहीं है, पद की प्रधानता नहीं है, उसके अर्थ की प्रधानता है। यानी अर्थ के बाद हम जानेंगे कि वो बहुब्रीहि समास है। किसी शब्द का अर्थ से हम जानेंगे कि वो बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। लंबा उदर किसका है? उदर मीन्स पेट, किसका है? गणेश जी का, है ना। यानी अर्थ से ये प्रधानता होती है। त्रिलोचन, यानी 3 हैं लोचन जिसके, किसके 3 आंखें हैं? शिव जी की है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी 4 भुजाएं थी? विष्णु जी की थी। समझ में आ गया बहुब्रीहि समास। अब आगे समझो, अगर आपको पूछा जाए कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कर्मधारय समास में दोनों पद में विशेषण और विशेष दोनों का संबंध होता है, और बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद किसी सांकेतिक अर्थ को बताते हैं, जिसमें अर्थ के साथ प्रधानता हो। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ये हो गया कर्मधारय। क्यों? क्योंकि इसमें विशेष की विशेषता बताई जा रही है।
है ना। और कमल के समान नयन है, ये क्या है, बहुब्रीहि समास है, यानी जिसकी आंखें कमल के समान हो, और वो किसकी है, विष्णु जी की। समझ में आ गया। तो ये अंतर आपको बताना है। समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग वीडियो को खूब अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, और इससे प्रश्न बनाकर उसे उसका आंसर भी स्वयं लिखिएगा। और इसमें कुछ समझ में ना आए तो मुझे 12 से लेकर 4 बजे तक के बीच में कभी भी आप कॉल करके मुझसे फिर से पूछकर समझ सकते हो। वैसे वीडियो में इतना क्लियर है कि अगर बहुत ध्यान से सुनो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन, थैंक यू।